तुम याद नहीं करते, हम तुम्हें भुला नहीं सकते। तुम्हारा और हमारा रिश्ता इतना खूबसूरत है, तुम सोच नहीं सकते, हम बता नहीं सकते। दोस्तों, गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, एक मीठी लफ्ज़ों के द्वारा हम यहाँ पे आप लोगों के सामने सूचित करते हैं कि तुम याद नहीं करते, हम तुम्हें भुला नहीं सकते। तुम्हारा और हमारा रिश्ता इतना खूबसूरत है, तुम सोच नहीं सकते, हम बता नहीं सकते। दोस्तों, इसी के साथ हम YouTube के AK एग्ज़ाम साइकिल चैनल पर हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम आज आए हुए हैं। तो दोस्तों, हम सोचते हैं कि इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे आप लोगों के साथ और भी जुड़ सकें और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर सकें मिलकर। तो दोस्तों, हम अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं फिर। तो दोस्तों, आज हम हिंदी के वर्णमाला के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे और आगे हम अपनी टॉपिक पे चलते हैं। दोस्त, पहली बात तो हम वर्ण को जानेंगे। वर्ण है क्या? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। कहने का मतलब, कोई ऐसा शब्द या ध्वनि हो जिसको हम एक से दो टुकड़े नहीं कर सकते, कम से कम दो टुकड़े न हो सके। कहने का मतलब कि हम किसी जो है शब्द हुआ या ध्वनि हो, उसे हम बांट नहीं सकते हैं, इसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, व, च, क, ख, प, फ इत्यादि, ये सब वर्ण है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसे खंड नहीं किए जा सकते, इसके कोई खंड नहीं किए जा सकते। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं। उदाहरण द्वारा मूल ध्वनियों को यहाँ स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे राम और गया। राम और गया में चार चार मूल ध्वनियाँ हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते। जैसे देखिए, यहाँ पे राम और गया जो दिया है दो शब्द, तो राम को हम पहले देखते हैं, जिसमें र प्लस आ प्लस म प्लस अ, जो हमारा इसमें चार मूल ध्वनियाँ मिल कर के एक शब्द का निर्माण किया है, जो राम शब्द। तो इसमें हमारा चार वर्ण मिल कर के बना है। इसी प्रकार गया जो है, ग प्लस अ प्लस य प्लस आ, इन्हें अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। कहने का मतलब कि जो चार मूल ध्वनियाँ हैं, इनको हम बांट नहीं सकते, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। जिसे हम जिस शब्द को अलग नहीं कर सकते हैं, वो अब हमारा क्या है? वर्ण है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं, जिसमें जो है हिंदी में, हमारे हिंदी भाषा में 12 वर्ण माना गया है। तो दोस्तों, वर्ण जो है, हम समझ गए हैं कि जो उसकी छोटी इकाई, सबसे भाषा की जो सबसे छोटी इकाई को वर्ण को ही माना गया है, क्योंकि इसे बांटा नहीं जा सकता है। देखते हैं वर्णमाला। हमारी अगली हेडिंग वर्णमाला जो है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसके पहले हम वर्ण पढ़ चुके हैं। वर्ण का मतलब है क, ख, ग, घ, अंग, चाहे वो व्यंजन हो चाहे स्वर हो, कोई भी, इनके समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसे भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं।
या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, या समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। कहने का मतलब कि जो हमारा वर्ण है, एक वर्ण के अलावा अगर कई वर्ण का समूह है तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। जैसे हिंदी भाषा में अ आ इ ई उ ऊ, कहने का मतलब स्वर, व्यंजन, ये हमारे हिंदी भाषा के वर्णमाला हैं। अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी भाषा में ABCD से Z तक, ऐसे है उर्दू, फारसी, ये सब मतलब अपने अपने वर्ण को जो है प्रत्येक भाषा में, जिस भाषा में देखा जाए किसी एक भाषा में, सबका अपना अपना वर्णमाला होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेडिंग जो है वर्ण के भेद। वर्ण के भेद। तो दोस्तों वर्ण के भेद हम देखते हैं। हम वर्ण के भेद। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? हमारा स्वर होता है, दूसरा हमारा व्यंजन होता है। एक हमारा स्वर, एक हमारा व्यंजन होता है। तो हम पहला देखते हैं स्वर को। हमारा पहला हेडिंग क्या है? स्वर। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वर कहलाता है। कहने का मतलब हमारा ये है दोस्तों कि स्वर एक ऐसा है, स्वर जो है एक ऐसा वर्ण है जिसको बोलने या लिखने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लिया जाए, वो अपने आप खुद आत्मनिर्भर, इसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इसके उच्चारण में कंठ ताल का उपयोग होता है, जीभ ओठ का नहीं। जो स्वर होता है इसमें कंठ ताल ये सब का उपयोग होता है, और जीभ ओठ ये सब का हमारा जो है ज़्यादा उपयोग नहीं होता। हिंदी वर्णमाला में 16 स्वर होते हैं, लेकिन जो हमारे मानक के अनुसार जो हिंदी के विशेषज्ञ हैं वो हमारे मानते हैं 11। कितने मानते हैं? 11। अगर पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो 11 माना जाता है, 11 माना गया है। परीक्षा में अगर पूछा जाए तो कितना है, तो 11 है हमारा। कौन कौन सा है? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, और यहाँ पे जो है री। तो हमारा ये 11 स्वर हैं। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ और री। बाकी के जो हैं उस मौखिक रूप से उच्चारण के लिए ये सब अलग अलग से जो है स्वर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हमारा स्वर है वो हमारा सिर्फ 11 ही स्वर है। परीक्षा में अगर पूछा जाए स्वरों की, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हमारा कितना है? 11 है। अब चलते हैं हम स्वर के भेद। स्वर के भेद। स्वर के जो है 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला मूल स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर। मूल स्वर में कौन कौन सा आता है? हमारा मूल स्वर में जो है अ आ इ ई उ ऊ, छोटा ई, ओ। और जो संयुक्त स्वर है इसमें हमारा आए और आओ, 2 स्वर संयुक्त स्वर है। मूल स्वर के भेद। दोस्तों पहला जो हमारा मूल स्वर, दूसरा
संयुक्त। तो हमारा पहला जो मूल स्वर है, अब उनके मूल स्वर के भेद है। देखा जाए तो मूल स्वर के कितने भेद होते हैं, तो मूल स्वर के हमारे कुल कितने हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर। हिंदी में पूछा जाए मूल स्वर जो है, मूल स्वर के कितने भेद हैं, तो कितना है हमारा? 3 है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर। तो देखते हैं हम एक एक करके, एक एक हेडिंग देखते हैं हम आगे। ह्रस्व स्वर पहला हमारा, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, किसी वर्ण को उच्चारित करने में, स्वर को उच्चारित करने में कम से कम समय का उच्चारण हो, कम से कम समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर हमारा 4 है, अ, आ, उ और री। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ह्रस्व जो हमारा स्वर है वो हमारा कौन कौन सा है? अ है, ई है छोटी, ऊ है छोटा ऊ, ये सब हमारा ह्रस्व स्वर है। कहने का मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा, कितनी मात्रा? एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसमें जो री लिया गया है, जो है री का हमारा जो है सिंबल किसी शब्द के वर्ण के नीचे जो है लगाते हैं। ये उच्चारण में तो री लिखा जाता है, लेकिन सिंबल के रूप में ये लगाया जाता है। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर पूछा जाए कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से है, ह्रस्व स्वर क्या है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का मतलब कम से कम समय लगता हो, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, इसमें जो आ दिया गया है, आ हमारा गलत है। चलते हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा, कितनी मात्राएं? 2 मात्राएं, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऐ, ओ, औ। कहने का मतलब जो है, जो ये हमारा 7 दिया गया है वो हमारा दीर्घ स्वर कहलाता है। दीर्घ स्वर का मतलब जिसमें 2 मात्राओं का समय ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता हो और 2 मात्राओं का समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 2 शब्दों के योग से बनते हैं, जैसे आ, अ प्लस अ। बड़ी ई जो है छोटी ई छोटी ई के मिलने से, बड़ा ऊ छोटा ऊ के मिलने से, आई जो है अ प्लस ई के मिलने से, बड़ा आई जो है अ और ए के मिलने से। तो कहने का मतलब हमारा जो है कि 2 मात्राओं का, 2 शब्दों का जो योग होता है, उनसे जो मिल कर के हमारा शब्द बनता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर के रूप में कहते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं स्वरों का उच्चारण में अधिक समय लगता है। सीधी सी बात जो है हमारा कहने का मतलब कि जो उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और जो हमारा पहला था उच्चारण के समय जो है कम समय लगता है, वो हमारा क्या है? ह्रस्व स्वर है। तो चलते हैं हम तीसरा जो है,
तीसरा हमारा क्या है, प्लुप्त स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है, प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है, 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ज़्यादा 3 मात्राएं, ये सब। जैसे किसी भी दूर खड़े व्यक्ति को अगर पुकारना हुआ तो हम प्लुप्त स्वर का उच्चारण कहते हैं। ठीक है ना। इसका जो हमारा चिन्ह है अंग्रेजी का जो है यस के आकार का बनता है। इसका प्रयोग हम पुकारते समय, जैसे कोई व्यक्ति अगर कहीं दूर खड़ा हुआ है तो जैसे हम कहें सुनो, राम, ओम। ठीक है। हिंदी में जो है साधारण प्लुप्त का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है दोस्त, जैसे कोई व्यक्ति हुआ जैसे दूर खड़ा है, जैसे कोई भी हुआ, राम हुआ, अशोक हुआ, तो अगर हम चिल्लाते हैं हम लोग दूर से अशोक, तो हम कुछ जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम समय लगाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम समय का यहाँ पे उच्चारण में लगाते हैं समय। तो यहाँ पे हमारा जो है कि ओ, ठीक, ओम, ओम जैसे हुआ लिखते हैं ओ। ठीक है, तो वहाँ जो है ओम, तो ये ओम में जो है तो हमारा जो है यहाँ पे 2 मात्रा से ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हम इसे प्लुप्त स्वर में रखते हैं। इसे हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। त्रिमात्रिक मतलब कि 2 मात्राएं से ज़्यादा, मतलब 3 मात्राएं। और नीचे दिया गया अंग अ जो है वह अयोगवाह कहलाते हैं। तो हम इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं, देखते हैं अनुनासिक, अनुनासिक जो है अनुस्वार और विसर्ग, ये जो हमारी 4 हैं हेडिंग। अगला हेडिंग, तो दोस्तों हम पहला हेडिंग देखते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं। ऐसे स्वरों का उच्चारण जो नाक और मुंह से होता है। ठीक है, अनुनासिक का मतलब कि हम कोई शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे मुख और नाक के माध्यम से जो ध्वनि बाहर निकलती है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे किसी गांव को गांव, दांत, आंगन, सांचा इत्यादि। इसमें जो है कहने का मतलब कि हमारा जो इस गांव है, इस शब्द जो है कहने से हमारे जो है ध्वनि जो है मुख और नाक के द्वारा जो है उच्चारण होता है, बाहर आवाज़ ध्वनि बाहर जो है निकलती है, इसलिए हम इसे अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार जो होता है, यह जो स्वर है बाद में आने वाला व्यंजन है जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है। कहने मतलब कोई शब्द अगर बोलते हैं तो मुख से निकलने के बाद जो ध्वनि नाक द्वारा निकलता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे इसमें दिया गया है क्या क्या, अंगूर, अंगद, कंकन। तो अंगूर, इसमें जो अंगूर, इस शब्द में जो है ध्वनि जो है व्यंजन जो निकल रहा है हमारे नाक से निकल रहा है कुछ, और कुछ मुख से भी आ रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ध्वनि जो है नाक से निकलती है, अंगूर, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। निरानुनासिक जो है केवल मुख से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को अनुनासिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब कि अनुनासिक जो होता है जिसमें नाक से कोई लेना देना ना होता है, कोई भी ध्वनि होता है वो हमारे सीधा मुख से, जो फेफड़े से जो हमारे वायु निकलता है
वो विभिन्न प्रकार के जो हैं हमारे मुख में जो हैं कंठ, तालव्य, दंत, ये सब मार्ग से होते हुए जो ध्वनि बाहर निकलती है वो हम अनुनासिक के अंतर्गत रखते हैं। नाक द्वारा इसमें नाक का कोई रूल नहीं है। हम विसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन और उसका उच्चारण है की तरह होता है। संस्कृत में इसका काफ़ी व्यवहार है। हिंदी में अब इसका अभाव होता जा रहा है। धीरे धीरे जो है विसर्ग का अभाव होता जा रहा है। संस्कृत में ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग किया जा रहा है। एक प्रकार से देखा जाए तो जो विसर्ग है वो हमारा संस्कृत में जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो रहा है। हिंदी में इसका धीरे धीरे जो है विलुप्त के कगार पे, कहने का मतलब है कि अभाव होता चला जा रहा है। किंतु तत्सम शब्दों के प्रयोग में इसका आज भी उपयोग होता है। जैसे मनः कामना, पय पान, मनः कामना, पय पान, अंतः, स्वतः, दुख इत्यादि। ये जो तत्सम शब्द हमारे हैं, तत्सम शब्दों में जो है आज भी हमारा विसर्ग रूप का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अगला हेडिंग हमारा अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुनासिक जो है, अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से अधिक, जैसे आंसू, आंत, गांव, चिड़िया इत्यादि। कहने का मतलब अनुस्वार जो है, अनुनासिक जो होता है, अनुनासिक में कोई शब्द का उच्चारण हम करते हैं तो हमारा जो फेफड़े द्वारा जो वायु जो बाहर निकलती है विभिन्न जो है अंगों के माध्यम से, शब्द जो है अंग के माध्यम से जो हमारा वायु जो बाहर निकलती है किसी शब्द को उच्चारण करने के दौरान, तो हमारे मुख से ज़्यादा हवा जो है वो ध्वनि के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा मुख से निकलता है। नाक में जो है, नाक का वहाँ पे बहुत कम जो है वैल्यू रहता है। कहने का मतलब जो नाक होता है, नाक से द्वारा जो हम सांस निकालते हैं बहुत कम मात्रा में निकालते हैं। ऐसे शब्द को उच्चारण करते समय जो है हम जिस उच्चारण के अंतर्गत करते हैं वो हमारा क्या है, अनुनासिक है। अनुनासिक के अंतर्गत हम मुख से ज़्यादा और नाक से कम वायु निकालते हैं। परंतु अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार में जो है नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम। जो है अनुस्वार जो है नाक से ज़्यादा और मुख से कम वायु हमारा निकलता है। जैसे अंक, अंश, पंच, अंग, ये सब जो हमारा शब्द है, ये शब्द हमारा अनुस्वार के उच्चारण के अंतर्गत आता है। अनुस्वार जो होता है इसमें नाक से अधिक सांस जो है बाहर निकलती है, अनुनासिक में जो होता है कम निकलता है। अनुस्वार में मुख से जो है वायु कम निकलती है बाहर और अनुनासिक में ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलती है वायु। यही हमारा जो है अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर है। मतलब कहने का मतलब कोई शब्द, अगर हम कोई शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो अगर देख लेते हैं हम उच्चारण करते समय कि हमारा जो है शब्द को उच्चारण करते वक्त हमारा जो वायु फेफड़ों द्वारा बाहर आ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुख से आ रहा है कि हमारे नाक के माध्यम से आ रहा है। अगर नाक के माध्यम से ज़्यादा आ रहा है तो हमारा अनुस्वार हुआ, और अगर कम मात्रा में हमारा जो है वायु नाक से मुख से ज़्यादा निकल रहा है तो हमारा अनुनासिक में हुआ। यही अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर है। चलते हैं अगले हम हेडिंग तरफ। अगला हमारा हेडिंग क्या है, व्यंजन। क्या है व्यंजन? दोस्तों पहला हमारा स्वर था, अब हम पढ़ते हैं व्यंजन के बारे में। तो दोस्तों हम व्यंजन के बारे में हम कुछ बातों को हम चर्चा करते हैं। तो जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम
व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, जैसे क, ख, ग। कहने का मतलब क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग जो हमारा व्यंजन है वो सभी को उच्चारण करते समय जब हम स्वर का सहायता लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? व्यंजन। व्यंजन ध्वनि जो है व्यंजन हम कहते हैं। स्वर जो है, स्वर एक अकेला है। वो कहता है कि ना हम किसी के साथ जाएंगे ना किसी के साथ हम आएंगे, हम जो है अपना खुद अकेले ही करेंगे, किसी भी कार्य को हम अकेले ही करेंगे, तो उसे हम स्वर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो व्यंजन बेचारा जो है वो बिना स्वर को साथ लिए वो अपना उच्चारण नहीं कर सकता। इसलिए व्यंजन का जो है उच्चारण हम करने के समय स्वर को भी साथ में लेना पड़ता है। आओ भाई हमारे साथ, बिना आपके सहारे, बिना हम आपके सहयोग से हम जो है किसी भी उच्चारण में हम जो शब्द निकालेंगे उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कहने का मतलब व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता लेता है, लेकिन स्वर जो है एक अकेला अपना होता है जो अकेले उच्चारण करता है। क से विसर्ग तक सभी व्यंजन जो है जो वर्ण आते हैं वो व्यंजन होते हैं। कहने का मतलब जो है क से लेकर के विसर्ग तक सभी जो है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और बाकी जो है अंतस्थ ध्वनि जो है और अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, ये सब मिला करके सभी जो वर्ण है सभी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये अपना जो है उच्चारण अकेले नहीं करते हैं, ये अपना जो है अकेले उच्चारण नहीं कर पाते। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। जैसे हम क लिखते हैं तो क प्लस अ, इसमें अ जो है हमारा छुपा हुआ है बराबर क। कहने का मतलब जब हम क कहेंगे व्यंजन, जो क हमारा व्यंजन है, क कहने के साथ साथ क कहने का मतलब कि हम जब व्यंजन का उच्चारण करते हैं क तो उसमें हमारा जो अ आता है वो हमारा इसमें छिपे हुए होते हैं स्वर। जो हमारा स्वर है इसमें छिपा हुआ होता है, लेकिन बिना स्वर की सहायता से हम इसे उच्चारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अ के बिना जो है व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। व्यंजन वह ध्वनि है, कहने का मतलब कि व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण भीतर से आती हुई वायु जो है मुख में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। हम जो व्यंजन है उसका उच्चारण करते समय हम जब करते हैं तो वो कहीं न कहीं मुख में जो है कहीं न कहीं या किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं बाधित होती ज़रूर है वो। तो जो बाधित होती है वो हमारे स्वर वर्ण जो स्वर तंत्र होते हैं इन्हीं से बाधित होती है। इन्हीं की यहाँ पे इन्हीं की वजह से जो स्वर होती है, स्वर की वजह से कहीं न कहीं ये बाधित होती है। और जब बाधित होती है, टकराव होता है, तो टकराव होने के बाद जो मुख से हमारी ध्वनि बाहर आती है, तो टकराव होने के साथ साथ स्वर को भी साथ लेकर के व्यंजन ध्वनि के रूप में बाहर आता है। इसलिए व्यंजन जो होता है अकेला उच्चारण नहीं कर सकता, स्वर के साथ ही उच्चारण करता है। ये स्वर पर ही आश्रित होते हैं। तो हमारा जो है हिंदी में व्यंजन जो है व्यंजनों की जो है संख्या जो है कितनी है? 33 है। आगे हम बात करेंगे कौन कौन से हैं। दोस्तों एक बार हम और बता दे रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। जैसे हम एक थोड़ा हमारा ड्राइंग जो है, ड्राइंग पे मत जाइए, ये हमारा फेफड़ा है, ठीक है। ये हमारा कंठ है, जो यहाँ मुख द्वारा जो है हमारे जो ध्वनि जो बाहर आती है, तो ध्वनि जो बाहर आती है तो जो है
जैसे फेफड़े के द्वारा जो बाहर ध्वनि आते हैं तो मुख में हमारे किसी न किसी जो है स्वर तंत्र होते हैं, वहाँ से टकराव होने के बाद तब बाहर आती है। यहाँ पे जो है हल्का से छू करके या किसी न किसी रूप में हल्का से छू कर या टकराव के साथ जो ध्वनि हमारे फेफड़े के जो फेफड़े से जो वायु आती है वो हमारे स्वर जो है स्वर तंत्रियाँ पे टकराव के साथ जो बाहर मुख से निकलते हैं। तो यहाँ टकराने के बाद जो स्वर होता है, यहाँ पे स्वर तंत्र कहता है हम बिना आपके साथ जो है बाहर ही चलेंगे, बिना आपके हम बाहर नहीं जा सकते। बाहर जाने का मतलब कि अर्थ का अनर्थ हो गया। तो इसीलिए स्वर कहता है चलो अच्छा ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं। तो जो वायु यहाँ पे हम व्यंजन का उच्चारण करते समय जो हम यहाँ वायु हमारा व्यंजन का आता है यहाँ पे स्वर के साथ टकराता है और स्वर के साथ जो बाहर निकलती हैं वायु के माध्यम से जो हमारा व्यंजन आता है, तो इसी को कहते हैं हम व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन। और व्यंजन जो है स्वर का जो है साथ देता है, मतलब स्वर जो है बिना व्यंजन के सहयोग से व्यंजन जो बाहर नहीं आता है। चलते हैं फिर अगला देखते हैं हम व्यंजन के भी जो है प्रकार। व्यंजन जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार का, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। कौन कौन सा है हमारा? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो हम यहीं पे देख लेते हैं। पहला जो हमारा है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो कहाँ से कहाँ तक होता है? तो स्पर्श व्यंजन जो हमारा होता है क वर्ग होता है। क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है। वैसे ही च वर्ग च, छ, ज, झ और ञ। कहने का मतलब हमारा जो है क वर्ग, च वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, जो हमारे पांचों हैं, पांचों जो वर्ग हैं, पांचों में एक वर्ग में 5-5, पांचों का जो हमारा कुल कितना हो गया? 25। यही हमारा जो 25 व्यंजन है, वर्ण है हमारे, वो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। और दूसरा हमारा दिया गया क्या? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का जो है परिभाषा, किसी शब्द किसी वर्ण को उच्चारित करते समय हम वायु को जो है अंदर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अवशोषित करते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। बच्चों कोई जो है वर्ण अगर हम बोलते हैं, मुख से वायु बाहर न निकल के अंदर की तरफ, अगर अंदर की तरफ सांस जो है वायु जो है अंदर की तरफ जा रहा है उच्चारण होने में वर्ण का, तो हमारा क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंत मतलब अंतस्थ मतलब कि अंदर की तरफ, जो अंदर की तरफ वायु जो है हमारा है अंदर की तरफ। इसमें कौन कौन सा है? य, र, ल, व। य, र, ल, व, ये हमारा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। इसे हम बोलने से, इसका उच्चारण करने के दौरान हम सांस को अंदर की तरफ लेते हैं। ठीक है। देखते हैं हम स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख
के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा ओठ का स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों को स्पर्श से बोले जाते हैं, इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग एकता के लिए हुए वर्गों में विभक्त होते हैं। पहले हम बता चुके हैं क वर्ग अलग है, च वर्ग अलग है। कहने मतलब कि वर्ग जो है एकता, जो अलग अलग वर्गों की एकता जो है, हमारे 5 जो है वर्ण जो है एक एक वर्ग में आते हैं, उनकी जो एकता है उन्हीं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि स्पर्श व्यंजन को हम और किन नामों से जानते हैं और किन नामों से हम जाने जाते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन को हम और किस नामों से जाना जाता है स्पर्श व्यंजन को, तो हम वर्गीय व्यंजन जो है, वर्गीय व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये जो है 25 व्यंजन है, पहले भी हम बता चुके हैं। क वर्ग का जो है क ख ग घ अंग एक कंठ का स्पर्श करते हैं। च वर्ग जो है च छ ज ञ तालु का स्पर्श करते हैं। ट वर्ग जो है ट ठ ड ड़ ढ ढ जो 2 दिया है, ये भी जो है मूर्धा का स्पर्श करते हैं। त वर्ग में जो है त थ द ध न ये दांतों का स्पर्श करते हैं। और प वर्ग जो है हमारे प फ ब भ म ओठों का स्पर्श करते हैं। तो इसमें पूछा भी जा सकता है, परीक्षा में अक्सर पूछा गया है। जैसे पूछा गया है, मान लो प्रश्न में पूछ लिया गया कि हमारा जो क वर्ण है, क वर्ण जो है एक किस उच्चारण को, मतलब किस माध्यम है, इसका जो उच्चारण का माध्यम है किसके अंतर्गत आता है। पहला जैसे कंठ, दूसरा हमारा तालु, ऐसे तीसरा जैसे दिया रहेगा। तो हमारा जैसे क वर्ग हो या क वर्ग के अंतर्गत जो क ख ग घ है, तो हमारा जो है कंठ के अंतर्गत आता है। उच्चारण स्थान जो हमारा कंठ है, जो कंठ के द्वारा उच्चारण होता है, इसलिए हम क वर्ग को कंठ वर्ग के उच्चारण के माध्यम से मानते हैं। तो हमारा ऑप्शन ऐसे पहला सही हो जाएगा। च वर्ग का पूछा जाएगा तो च वर्ग के जितने च छ ज झ ञ है, ये तालु के द्वारा स्पर्श करते हैं, इसका जो है उच्चारण स्थान तालु है। ट वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का दांत और प वर्ग का ओठ, ये हमारे जो है उच्चारण स्थान है। चलते हैं हम दूसरे नंबर पे अंतस्थ व्यंजन। पहले हम बता चुके हैं अंतस्थ व्यंजन, अंत का अर्थ होता है भीतर। पहले भी बता चुके हैं कि वायु का जो है उच्चारण समय जो व्यंजन जो है, किसी व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं मुख से जो भीतर ही रहे, मतलब वायु जो होता है वो मुख के भीतर ही होता है, उच्चारण उसका मुख के भीतर, इसलिए हम इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंत का मतलब हो जाता है, अंत का मतलब मध्य, बीच, ठीक है। तो हम इसके अंतर आपको हम 4 बता चुके हैं, य र ल व। इनका उच्चारण जो है जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। ये चारों अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर कहलाते हैं। कहने का मतलब जो है इनका उच्चारण करते समय हम जो है जीभ, तालु, दांत, ओठों के परस्पर सटने से होता है, किंतु पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करता। जैसे जो है आता है वायु जो है स्पर्श करता है और फिर वो बाहर की तरफ निकल जाता है, टकराता नहीं, पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करता, इसलिए इसे हम अर्धस्वर कहते हैं या अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये हमारा जो 4 है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को हम भी बता चुके हैं पहले ही। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। ऊष्म मतलब कि किसी भी वर्ण का हम उच्चारण, किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो है भाप, गर्म हवा की जो है बाहर जो निकलती है, हमारा वायु जो है गर्म हवा का अभाव होता है। जैसे
अगर हम किसी भी शब्द को बोलते हैं, अगर वो उसमें व्यंजन है, तो हम अगर हम मुँह के पास हम अपने हथेली को ले जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गर्म हवा का जो है दबाव हमारे मुँह से बाहर की तरफ निकल रहा है। तो कहने का मतलब जो है उच्चारण समय हवा जो है मुख के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में जो है गर्मी पैदा कर दे, उन्हें उसमें व्यंजन करते हैं। जैसे जो हमारे फेफड़े के माध्यम से जो हमारा सांस जो है वायु जो है मुख में आता है, और मुख में अनेक स्वर तंत्रकों के साथ जो है टकराव होती है, और टकराव के साथ जो गर्मी पैदा मतलब कि ऊष्मा पैदा करके जो बाहर व्यंजन निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसमें व्यंजन कहते हैं। उसमें का मतलब ये है कि गर्म हवा। तो उसमें व्यंजन का उच्चारण जो है रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होता है, इसीलिए उसमें जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए गर्म हवा के रूप में बाहर निकलती हैं। ये हमारे जो व्यंजन जो है 4 हैं। कौन कौन है? बड़ा से, ख से, है। ये हमारे जो है चारों जो है हमारे उसमें व्यंजन हैं। पूछा जाए परीक्षा में उसमें व्यंजन कौन कौन से हैं? स, ख, से, है। यही हमारा 4 जो है उसमें व्यंजन है। अगला हेडिंग चलते हैं। अगली हेडिंग हमारा है उच्चारण के स्थान। उच्चारण स्थान जो है, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग भागों से टकराती है। उच्चारण के अंगों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार, जैसे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जो हमारा कंठ है, गला जो है, जो गले की तरफ से जो है वायु जो निकलती है, गले के माध्यम से जो है हमारा वायु जो बाहर निकलता है, उसे हम कंठ कहते हैं। कंठ के अंतर्गत क, ख, ग, घ जो कि क वर्ग का होता है, हमारा क्या है, क वर्ग के अंतर्गत जो हमारा क वर्ग हो वो कंठ है। तालव्य, कठोर तालु जो हमारे जीभ के ऊपर का भाग होता है। अगर किसी व्यंजन को उच्चारण करते समय अगर हमारा जीभ जो है या हवा का जो है दबाव हमारे कठोर तालु को स्पर्श करते हुए मुख से बाहर निकलते, उसे हम तालव्य कहते हैं। तालव्य उच्चारण स्थान उसका तालव्य। मूर्धन्य जो है कठोर तालु के बगल में जो भाग होता है, जीभ के पीछे भारी भाग, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, ढ, ख जो है, ये सब जीभ के पीछे का जो हमारा भाग होता है वो मूर्धन्य होता है। ट वर्ग का जो उच्चारण करते हैं तो मूर्धन्य के उच्चारण स्थान से हमारा बाहर वायु निकलता है। और दंत जो होता है, दांत जो होता है, दंत के माध्यम से जो हमारा उच्चारण स्थान जो है व्यंजन हम बोलते हैं, दांतों के टकराव से जो बाहर निकलता है, दांतों से जो हमारा जो वायु टकराता है वो त वर्ग के अंतर्गत आता है। त, थ, द, ध, न। और इसमें जो है स, ज, र, ल जो है दांतों के मूल से निकलते हैं, इसे हम वर्ष से कहते हैं, वर्ष से। इसे हम नोट कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। वर्ष से जो है वो इसका जो उच्चारण स्थान मतलब कौन कौन सा है, तो स, ज, र, ल ये हमारा जो है दांतों के मूल से हमारा ये टकरा कर वायु बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है ओष्ठ। ओठ जो फेफड़े से वायु जो हमारा निकलता है, निकलते उस वक्त जो हमारे ओठों के माध्यम से जो ओठों से टकराती है जो वायु, उसे हम ओष्ठी व्यंजन कहते हैं। ओष्ठी व्यंजन का जो है प वर्ग के अंतर्गत जो है उच्चारण करते हैं, हमारे ओठ के माध्यम से वो जो है वायु बाहर निकलती है, इसलिए हम इसे ओष्ठी व्यंजन कहते हैं। अगला हमारा दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ मतलब कि नीचे का ओठ और ऊपरी दांत, मतलब दांत और ओठ का जो मिलान होता है, जो किसी व्यंजन का उच्चारण करते समय अगर हमारा दांत और ओठों का दोनों तंत्रों का अगर उच्चारण स्थान में अगर साथ देता है तो हमारा दंतोष्ठी के अंतर्गत आता है। जैसे व और फ हमारा, ये हमारा दंतोष्ठी स्वर है। अगला स्वर यंत्र जो है, स्वर यंत्र से ह जो है, ह हमारा जो है
शुद्ध काकल्य ध्वनि है। अगर पूछा जाए परीक्षा में, बहुत अक्सर पूछा जाता है कि काकल्य ध्वनि जो है, शुद्ध काकल्य ध्वनि कौन है, तो हमारा कौन सा है हमारा स्वर तंत्र में जो है हमारा शुद्ध माना जाता है। अगला हेडिंग हमारा जो है श्वास जो है, वायु जो प्राण वायु मात्रा के आधार पर वर्ण के भेद। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण हम देखते हैं, जिसके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकलते हैं, जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। एक प्रकार से सीधे शब्दों में कहा जाए, किसी भी शब्द को, किसी भी ध्वनि को या वर्ण को हम उच्चारण करते समय कम से कम मात्रा में वायु का, कम से कम मात्रा में हमें समय का उपयोग किया जाए, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण में जो है कम मात्रा का समय लगता है, समय का अभाव होता है, और जो हवा का जो दबाव होता है वो भी कम होता है। एक प्रकार से हमें किसी भी वर्ण को या ध्वनि को बोलते समय या उच्चारण करते समय जिस भी वर्ण के बोलने के उपरांत जो समय हमारा कम से कम लगता है, उसे हम अल्प प्राण के अंतर्गत रखते हैं। अल्प प्राण में जो है क, ग, अंग, कहने का मतलब प्रत्येक वर्ग का जो है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। अंतस्थ जो हमारा होता है ये भी हमारा अल्प प्राण ही है। चलते हैं महाप्राण की तरफ। अगले हेडिंग जो है महाप्राण, जिनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से एक प्रकार से कहा जाए कि जिस ध्वनि को, जिस वर्ण को हम उच्चारण करते समय ज़्यादा से ज़्यादा वायु की मात्रा अधिक से अधिक बाहर की तरफ निकले, या हकार जैसे वहाँ घर्षण हो, उसे हम महाप्राण के अंतर्गत रखते हैं। तो कहते हैं कि प्रत्येक वर्ग जो है दूसरा और चौथा वर्ण हमारा है महाप्राण, तथा समस्त जो है उसमें वर्ण जो होता है वो हमारा महाप्राण के अंतर्गत आता है। अभी हम आप लोगों को अल्प प्राण और महाप्राण को एक ऐसे क्रमबद्ध तरीके से हम जो है समझाएंगे कि एक बार आप अगर इसे ध्यान से देख लेंगे तो कभी ज़िंदगी में कभी एक भूलेगा नहीं। तो हम चलते हैं, हम फिर। तो दोस्तों हम एक तरफ अल्प प्राण लिखते हैं, एक तरफ महाप्राण। अब देखते हैं हम अल्प प्राण और महाप्राण को कैसे हम अलग करते हैं। मान लो कहीं हम जा रहे हैं, कहीं किसी के घर दावत की तरह, कोई दावत हमको दिया है, हम उनके घर गए और वहाँ पे देखें हम कि बर्तनों में 5 प्रकार के बर्तन, जो कि पांचों वर्ग का, जो स्पर्श व्यंजन का है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये जो पांचों वर्ग हैं, वो पांचों वर्ग को हम 5 प्रकार के बर्तनों में अलग अलग रख दिए हैं। अब हम बैठा दिए हैं खिलाने के लिए 2 लोगों को। हम पहले बर्तन को उठाएंगे, पहले बर्तनों से जो है मान लो बर्तनों में 5, एक प्रत्येक बर्तन में 5 पूड़ियाँ रखी गई हैं। हम पहले से शुरू करते हैं, जैसे क, फिर इनको दिया ख, फिर इनके पास आए ग, फिर इनके पास गए घ, इनके पास आए अंग। हमारा 5 जो है ख़त्म हो गया। अब दूसरे बर्तन का पूड़ी उठाएंगे,
और दूसरे पूड़ी उठाएंगे दूसरे बर्तन का, चे, छे, जे, झे, ई। हमारे कहने का मतलब प्रत्येक बर्तन में 5-5 पूड़ियाँ हैं और प्रत्येक बर्तन को पहले से शुरू करिए बांटना, और पहले शुरू करिए बांटना और जहाँ ख़त्म हो जाए फिर दूसरे के बर्तन को फिर पहले से ही शुरू करिए, ना कि दूसरे से। जैसे अंगा पे यहाँ पे ख़त्म हुआ, फिर हम दूसरा उठाए तो फिर यहीं से शुरू किए हम। जैसे हम ट वर्ग का है, ट, ठ, ड, ढ और अड़, ये हमारा 5 बंट गया। अब हम फिर अगला तीसरे जो है हो गया, चौथे बर्तन का उठाते हैं तो हम फिर यहीं से शुरू करेंगे, त, थ, द, ध और न। ऐसे ही 5वां का प, फ, ब, भ और म। कौन याद करने जाए यार कि एक 35 और 24, मत याद करो। ये याद करने से परीक्षा के दौरान जो है, परीक्षा में जाएंगे आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि 135 अल्प प्राण है कि महाप्राण है, 24 हमारा अल्प प्राण है कि महाप्राण है। इसलिए बस इतना ही ख्याल रखो कि 2 व्यक्ति, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण को हम भोजन करा रहे हैं। और हमारा जो है 5 वर्ग जो है, 5 वर्ग में जो है पहले वर्ग से शुरू कर रहे हैं, अल्प प्राण महाप्राण बांटना शुरू करते हैं। एक इनको दिया, एक उनको दिया, फिर एक इनको दिया, फिर एक उनको दिया, फिर एक, ऐसे ऐसे 5-5 को जो बर्तनों, 5 बर्तनों का 5 बंटवारा कर दिए, एक एक करके। पहला इनको, फिर इनको, फिर दूसरा का इनको, फिर ऐसे ऐसे बांट दिए। एक बार ऐसा देख लीजिए मन से, 100% गारंटी है कि इसको देखने के बाद फिर अल्प प्राण और महाप्राण कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा ये। अब चलते हैं, फिर हम देखते हैं हम कि अब इसी में अल्प प्राण में और महाप्राण में, ये तो व्यंजन का जो है वर्गीय स्पर्श व्यंजन जो था इसका बंटवारा हो गया। बचा कौन सा? अंतस्थ ऊष्म। तो हमारा जो अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व, ये हमारा जो है अल्प प्राण, और जो अंतस्थ और जो ऊष्म व्यंजन है वो हमारा क्या है? महाप्राण में है। ये चारों जो हैं उसमें अंतस्थ में य, र, ल, व, और उसमें जो है स, ख, स है, ये अपना स्थान कहीं नहीं बदलेंगे, जहाँ रहेंगे ये समूह बना करके रहेंगे, चाहे उसमें या अल्प प्राण में या महाप्राण में। तो कहने का मतलब अंतस्थ जो है अल्प प्राण, उसमें जो है महाप्राण के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में हम डिस्कस अच्छे तरीके से कर लिए हैं। अब चलते हैं हम अगले पे, संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों की मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। हमारा चारों संख्या में जो है ये संयुक्त व्यंजन है। परीक्षा में पूछा जाए अगर त्रय कौन सा व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन। जो त्रय है ये हमारा आधा त प्लस र के मेल से बना है। ज्ञ जो हमारा है आधा ज और य के मेल से बना है। कहने का मतलब कि 2 व्यंजनों या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन हमारा जो है, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से जो हमारा वर्ण उच्चरित होता है उसे हम संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। तो हमारा यही संयुक्त के अंतर्गत जो है 4 व्यंजन है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्रेय।
चलते हैं अगले हम हेडिंग पे। द्वित व्यंजन किसे कहते हैं? जब एक व्यंजन को अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वित व्यंजन कहलाता है। द्वित व्यंजन कहने का मतलब कोई भी वर्ण, कोई भी व्यंजन, एक ही व्यंजन एक या एक से अधिक बार आपस में ही मिल करके जो व्यंजन का निर्माण करता है उसे हम द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आधा क और पूरा क जो है, यहाँ दोनों व्यंजन है, दोनों व्यंजन के मिलने से जो हमारा शब्द का उच्चारण हुआ वो हमारा द्वित व्यंजन के अंतर्गत आता है। जैसे क, आधा क, पूरा क, यहाँ पे च, जैसे म और त, मतलब कहने का मतलब एक से अधिक समरूप व्यंजन के मेल से जो शब्द या अर्थ का उच्चारण होता है उसे हम द्वित व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। द्वित व्यंजन में भी पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। कहने का मतलब जब पहला व्यंजन आधा होगा तो हाँ आधा जो स्वर वो निकल जाएगा। जैसे क है तो हमारा क में जो है आधा क और प्लस अ इसमें जुड़ा, तो ये हमारा जो क है व्यंजन है, ये हमारा जो है स्वर है। तो पहला जो है हमारा व्यंजन रहित, मतलब जो व्यंजन है जो स्वर रहित, मतलब स्वर का इसमें पहले में स्वर का अभाव होता है और दूसरे में स्वर के साथ दोनों का मेल होने के बाद जो उच्चारण होता है उसे हम द्वित व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट, संयुक्ताक्षर। जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। कहने का मतलब कि एक व्यंजन स्वर रहित, मतलब किसी भी व्यंजन, मतलब आधा व्यंजन जिसमें स्वर शामिल न हो, वो दूसरे अदर व्यंजन के साथ संयुक्त करके मेल करके जो शब्द वर्ण का निर्माण करता है, उच्चारण करता है, उसे हम संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं। जैसे इसमें आधा क और त के मिलने से अक्त बराबर संयुक्त जो है, आधा सत है जो है अस्थ, आधा स व स्व, आधा द और ध शुद्ध मतलब ध। जैसे ये जो है आधा जो है व्यंजन, सिर्फ व्यंजन और किसी अदर व्यंजन जो स्वर सहित हो उसके साथ जो मेल करने के बाद जो उच्चारण होता है वो हमारा संयुक्ताक्षर होता है। अब देखते हैं वर्णों की मात्रा। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वरमूल चिन्हों का व्यवहार होता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में जो है स्वरों के व्यंजन में मिलने के इन रूपों को भी मात्रा कहें, क्योंकि मात्राएं तो स्वरों की होती है। कहने का मतलब कि एक मात्रा अगर देखा जाए तो मात्रा स्वर के होते हैं, अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, ये सब जो मात्राएं हैं ये है मात्राएं स्वर की होती है, न कि व्यंजन के। तो हमारी सभी जो है मात्राएं क्या है, स्वर हैं। ठीक है, सभी मात्राएं स्वर है। यही जो है व्यंजन के साथ मिलने पर जो है मिलकर के उच्चारण के स्थान जो है उच्चारण का कोई भी वर्ण का उच्चारण करते हैं। अगला हम देखते हैं घोष और अघोष व्यंजन। घोष व्यंजन किसे कहते हैं, अघोष किसे कहते हैं। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती वे घोष कहलाते हैं। कहने का मतलब घोष व्यंजन वो हैं जिस वर्ण को उच्चारण करने के उपरांत हमारे स्वर तंत्रियों में झंकार जो है उत्पन्न होती है, ज़्यादा से ज़्यादा झंकार उत्पन्न होती है, उसे हम घोष व्यंजन कहते हैं। और जिस वर्ण या शब्द को उच्चारण करते समय कम से कम स्वर तंत्रियों में झंकृत उत्पन्न होती है उसे हम अघोष व्यंजन कहते हैं। बस यही घोष व्यंजन अघोष व्यंजन में बस इतना ही अंतर याद करना दोस्तों कि घोष व्यंजन वह है जिसमें हम
किसी उच्चारण के द्वारा किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे जो है मुख में तमाम स्वर तंत्रियाँ में झनकार उत्पन्न ज़्यादा से ज़्यादा हो उसे हम घोष कहते हैं, और जिसमें न हो कम से कम में हो वो हमारा अघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। जैसे घोष में केवल नाद का उपयोग होता है जबकि अघोष में केवल श्वास का। उदाहरण के लिए इसे अघोष वर्ण में क ख च छ ट ठ त थ प फ। अघोष में जो है कहने का मतलब वर्ग जो है, वर्ग में देखा जाए स्पर्श व्यंजन में तो पहला और दूसरा जो है अघोष है, तीसरा चौथा और पांचवा जो है हमारा घोष व्यंजन है। पहला दूसरा अघोष व्यंजन, तीसरा चौथा पांचवा हमारा जो है अघोष मतलब जो है अघोष वर्ण की जो है अंतर्गत हमारा पहला और दूसरा। अघोष वर्ण के अंतर्गत हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन आता है। और अघोष वर्ण के जो है अघोष व्यंजन की जो है अंतर्गत हमारा जो है ऊष्म व्यंजन में स ख स, ये हमारा 3 ऊष्म व्यंजन जो है 3, वहाँ पे 3 शब्द अघोष वर्ण होते हैं। अघोष वर्ण में जो है सारे स्वर जो होते हैं हमारे घोष वर्ण होते हैं, इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन होता है। और जो ऊष्म व्यंजन में हमारा ह होता है वो हमारा ह निकल करके किस में चला जाता है, घोष में आ जाता है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ह हमारा कौन सा व्यंजन है, अघोष वर्ण है या घोष है। तो लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ऊष्म व्यंजन तो अघोष होता है, लेकिन ऊष्म व्यंजन में सभी ऊष्म व्यंजन अघोष नहीं, वो मतलब अघोष व्यंजन नहीं होता है। उसमें ह हमारा जो होता है वो हमारा क्या है, घोष व्यंजन होता है। जैसे हल में व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तब उसे हल कहते हैं। हल किसे कहते हैं? हल लगाने का अर्थ है कि व्यंजन में स्वर्ण वर्ण का बिल्कुल अभाव है या व्यंजन आधा है। हल का मतलब वही है कि जिसमें स्वर लगा हुआ है, स्वर साथ साथ है, वो हमारा हल नहीं है। जिस व्यंजन में नीचे जो है पाई लगी हुई है, स्वर का अभाव है, वह हमारा हल के अंतर्गत आता है। जैसे आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा च, ये सब हमारा है जो स्वर रहित है, हलंत, जिसे हम हलंत कहते हैं। हिंदी के नए वर्ण। हिंदी वर्णमाला में 5 नए व्यंजन हैं जो छ, त्र, ज्ञ, ड़ और ढ जोड़े गए हैं, किंतु इनमें प्रथम 3 स्वतंत्र न होकर संयुक्त व्यंजन है जिनका खंड किया जा सकता है। जैसे हमारे छ, त्र, ज्ञ जो है, छ, त्र, ज्ञ जो हमारा संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है, जिनका हम खंड की कर सकते हैं। और इनका जो है स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। ढ और ढ के नीचे बिंदु लगाकर 2 नए अक्षर जो है जो बनाए गए हैं हमारे ये संयुक्त व्यंजन है। ये हमारे जो हैं इसमें र जो ध्वनि नहीं मिली होती, इनका उच्चारण जो होता है साधारण मूर्धा से होती है, किंतु कभी कभी जीभ का अगला भाग भी उलटकर मूर्धा में लगने से भी उच्चारित होता है। जैसे कभी कभी जो जीभ का अगला भाग होता है वो हमारा उच्चारण में जो ढ और ढ जो है, इसके उच्चारण में जो हमारा अगला भाग थोड़ा उलट करके मतलब अंदर की तरफ जा करके स्वतंत्रियों से संपर्क कर करके उच्चारण करता है कभी कभी। अब हम देखते हैं वर्णों का उच्चारण। तो वर्णों का उच्चारण जो है हमारे अगली हेडिंग, कोई भी वर्ण मुख के भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है, इन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख के 6 भाग हैं, कौन कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ और नाक। हिंदी के सभी वर्ण इन्हीं से अनुशासित और उच्चारित होते हैं। चूँकि उच्चारण स्थान भिन्न है इसलिए वर्णों का निम्नलिखित श्रेणियाँ बन गई है। देखते हैं। कंठ है, कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग, ये हमारे कंठ हैं। तालव्य
तालु और जीभ के स्वर से बोले जाने वाले ई, च वर्ग और य और स। मूर्धन्य मूर्धा और जीभ के स्वर से बोले जाने वाले वर्ण ट वर्ग और र, स। दंत दांत और जीभ के स्वर से बोले जाने वाले वर्ण त वर्ग और ल, स। ओष्ठ के अंतर्गत दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण उ और प वर्ग। कंठ तालव्य कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ऐ। कंठोष्ठ कंठ तथा कंठ द्वारा जीभ और ओष्ठों के कुछ स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ओ, औ। और दंतोष्ठ जो है दांत और जीभ जो है दांत और जीभ जो है ओठों के योग से बोले जाने वाला जैसे वर्ण व। ये सब हमारा जो है कंठ तालव्य मूर्ध दंत ओष्ठ और कंठ तालव्य कंठोष्ठ और दंतोष्ठ, ये सब जो हमारे ध्वनियाँ हैं ये हमारे मुख्य रूप से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका जो है आप नोट्स बना करके तैयार करिए। एक बार आप लोग इसे मन से अगर ध्यान से देख लेंगे तो कभी नहीं दिमाग से उतरेगा, ना आप कन्फ्यूजन होंगे कि हमारा कंठ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ग आता है, कौन कौन से वर्ण आते हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप नोट करते चलिए। अगला हम देखते हैं स्वर वर्णों का उच्चारण। इसके पहले हम एक बार भी नहीं कहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे और भी दोस्त भाई बहन शामिल हो सके इस वीडियो का जो है वीडियो को देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करते रहिए, आपके साथ उनका भी विकास हो। तो चलते हैं हम दोस्तों। स्वर वर्णों का उच्चारण जो है अ का उच्चारण जो है कंठ ध्वनि है, इनमें व्यंजन मिला होता है। इसे क जैसे क बोलें तो क प्लस जो है आधा क और है। जब यह किसी व्यंजन में नहीं रहता तब व्यंजन के नीचे हल का चिन्ह लगा दिया जाता है। आधा शब्द जहाँ होता है वहाँ पे जो है अ का अभाव होता है। कहने का मतलब जहाँ हमारा व्यंजन आधा होता है वहाँ हमारा स्वर जो है अ नहीं होता है। इसके अतिरिक्त यदि अकारांत शब्द का अंतिम वर्ण संयुक्त हो तो अंत्य अ का उच्चारण पूरा होता है, जैसे सत्य, ब्रह्म, खंड, धर्म इत्यादि। ए और औ का आय और का उच्चारण देखते हैं हम। आय का उच्चारण कंठ और तालु से है और औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के स्पर्श से होता है। संस्कृत की अपेक्षा हिंदी में उच्चारण स्थान भिन्न होता है। जहाँ संस्कृत में आय का उच्चारण आई और औ का उच्चारण औ की तरह होता है, वहाँ हिंदी में उनका उच्चारण क्रम जो है आय और औ के समान होता है। अतः इन दोनों स्वरों की ध्वनियाँ संस्कृत से भिन्न होती हैं। एक हम सरसरी निगाह से देखते हैं संस्कृत में और हिंदी में। जैसे शैल, ऐसा, ऐसा, ऐ और शैल संस्कृत में जो है आई और ऐ औ का जो है यहाँ पे संस्कृत में और हिंदी में यही अलगाव होता है। अगला हम व्यंजनों का उच्चारण देखते हैं। व्यंजनों में जैसे व और ब का उच्चारण, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है अर्थात दांत और ओष्ठ के संयोग से व का उच्चारण होता है। और ब का जो है दोनों ओठों के मेल से मिलने से हिंदी में जो है इनका उच्चारण और लिखावट का पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि लिखने और बोलने में भद्दी भूलें हो जाया करती है। वेद को वेद और वायु को वायु कहना भद्दा लगता है। संस्कृत में ब का प्रयोग बहुत कम होता है, हिंदी में बहुत अधिक। यही कारण है कि संस्कृत के तत्सम शब्दों में प्रयुक्त व वर्ण को हिंदी में ब लिख दिया जाता है। बात यह है कि हिंदी भाषी बोलचाल में भी व और ब का उच्चारण एक ही तरह करते हैं, इसलिए लिखने में भूल हो जाए करती है। इसके फलस्वरूप शब्दों का अशुद्ध प्रयोग हो जाता है, इससे अर्थ का अनर्थ भी होता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, देखते हैं हम। जैसे वास रहने का स्थान, निवास, बास सुगंध, गुजर।
अब जैसे वंशी, वंशी का अर्थ मुरली और बंसी का मछली फंसाने का यंत्र। वेग, वेग का अर्थ गति और बेग का थैला। कपड़ा अरबी है, तुर्की एक। वाद का मत और बाद का उपरांत या पश्चात। ऐसे ही व और ब का जो है अलग अलग हिंदी और संस्कृतों में अर्थ निकलता है। ढ और ढ का जो उच्चारण स्थान है हिंदी वर्णमाला में ये दो नए वर्ण है जिनका संस्कृत में अभाव है। हिंदी में ढ और ढ के नीचे बिंदु लगाने से इनकी रचना हुई है। वास्तव में ये वैदिक वर्णों क और ख विकसित रूप है। इनका प्रयोग शब्द के मध्य अंत में होता है, जैसे सड़क, हाड़, गाड़ी, पकड़ना, चढ़ना, गढ़। इस सब जैसे व्यंजनों में हम उच्चारण करते समय इनका प्रयोग करते हैं। ढ और ढ का जैसे अगर हम उच्चारण करते हैं तो जीभ जो हमारा हो तो झटके से ऊपर जाती है। जैसे हम, ये हमारा क्या है, जीभ है। अगर हम ढ और ढ का जब उच्चारण करते हैं तो हमारा जीभ जो है ऊपर की तरफ झटके से ऊपर की तरफ जा कर के फिर नीचे आती है। इसे ऊपर फेंका हुआ कहते हैं। इसे हम उस्रिप व्यंजन, उस्रिप व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उस्रिप व्यंजन। उस्रिप प्रश्न अगर पूछा जाए परीक्षा में कि उस्रिप व्यंजन कौन कौन से हैं तो हमारे दो है, हमारा ढ और ढ। हमारा क्या है? उस्रिप व्यंजन है। नेक्स्ट देखते हैं श, ख, श का उच्चारण स्थान। ये तीनों उसमें व्यंजन है क्योंकि इन्हें बोलने से सांस की उष्मा चलती है। ये संघर्षी व्यंजन है। क्या है? हमारे संघर्षी व्यंजन है। और ढ और ढ का जो है इसका उच्चारण शब्द आरंभ में द्वित्व में ह्रस्व स्वर के बाद अनुनासिक व्यंजन के संयोग से होता है। जैसे डाका, डमरू, ढाका, ढकना, ढोलक शब्द के आरंभ में, गड्ढा, खड्ढा द्वित्व में। ये सब हमारे अनुनासिक व्यंजन के संयोग से बनते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज हम वर्ण और वर्णमाला जो है हमारा आज समाप्त हुआ। हम नेक्स्ट जो है अगले दिन एक नए चैप्टर के साथ फिर हम आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, ओके बाय, थैंक यू।